जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आइएगा जल्दी से फटाफट से। जय हिंद ऑल ऑफ यू। यस, लाइव आ गए हैं एंड थोड़ा सा डिले भी हो गए हैं, थोड़ा नहीं रादर ज़्यादा डिले हो गए हैं। चले भाई, आप लोगों तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो फटाफट से रिस्पॉन्स करिएगा। आप लोगों तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिएगा। हाँ जी, डिले हो चुके हैं बेटा आदित्य पाल, आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। एक्चुअल में आज से कोचिंग में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो आज वहाँ फर्स्ट डे था कोचिंग में, जिस वजह से थोड़ा सा थकावट हो गई थी एंड बहुत दिनों बाद खड़े होके पढ़ाया था, तो इस वजह से थोड़ा थकावट की वजह से नींद आ गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपके सामने एक्सेप्टेड है, सच झूठ ना मैं बोलती हूँ ना आगे कभी बोलूँगी। ठीक है, तो यस, डिले काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी आप लोगों तक अगर आवाज़ आ रही है प्रॉपरली साफ साफ तो वेरी फटाफट से आप लोग रिस्पॉन्स करिए कि यस मैम एवरीथिंग इज़ क्लियर, ताकि हम सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करें आपके साथ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर कम से कम आपके साथ चलेगा 3 से 4 दिन तक, और इसमें इस बार हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हर बार आप बच्चे लोगों की शिकायत होती है कि मैम स्टैटिस्टिक्स ही हमारा रह गया, स्टैटिस्टिक्स ही हमारा रह गया। तो स्टैटिस्टिक्स इस बार बेसिक से लेकर ऑन द नोट ऑफ रिग्रेशन लाइन कोरिलेशन आपका सब कुछ हम लोग यहाँ पे कराएंगे। तो शेल वी स्टार्ट कर दें क्या? शेल वी स्टार्ट? ओके, तो सबसे पहले आपके पास आता है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, आप स्टैटिस्टिक्स कहते किसे हैं? स्टैटिक्स नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स या जिसको आप लोग कहते हैं सांख्यिकी, किसे कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। तो इसके बारे में आप लोग सबसे पहले समझिएगा कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी क्या होता है। आपके पास कोई भी डेटा था, डेटा यानी कोई भी आंकड़े थे। क्या कहा? आपके पास कोई भी डेटा था, किसी भी तरह के आपके पास आंकड़े थे, आपने उन डेटा को, उन आंकड़ों को कलेक्ट करा, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या करा? उनको आंकड़ों को कलेक्ट करा, इकट्ठा करा, और इकट्ठा करने के बाद उनको क्या करा? आपने एनालाइज करा। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन, एनालाइज करा, एनालाइजेशन, एनालाइजेशन। ठीक है, और एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसके बेसिस पर आपने कुछ ना कुछ एक इंटरप्रिटेशन करी। जैसे किसी एक क्लास में आपने टेस्ट लिया और उन बच्चों का जो टेस्ट लिया उसके बेसिस पर जो उनके मार्क्स आए उस बेसिस पर आपने बताया कि क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या क्लास की परफॉर्मेंस बेकार जा रही है, या क्लास में बच्चे आधे से ज़्यादा बिलो द लेवल हैं, या क्लास में से अच्छे से ज़्यादा अबव द एवरेज हैं। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, एक काम करो आशुतोष वाजपेयी, आज देखते हैं कौन पहले थकता है, आप या मैं। आप ये कमेंट लिखने से थकते हो या मैं जवाब? हमेशा का हो चुका है, हमेशा का। कुछ ना कुछ नालायक लड़के आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं कि काम करना ही करना है। कुछ लोगों की फितरत होती है कि उन्हें हर दूसरे दिन वो हरकत करनी ही करनी है ना। दीपक क्या कह रहा है? मैम क्लास कितने टाइम तक होगी? बेटा कोशिश करेंगे। और मैम आपने लास्ट सेक्शन में 2-3D में सिर्फ फॉर्मूला बताया, सिर्फ मैम अब करा दी जाए। हाँ बिल्कुल, सब कराई जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चे, चले खैर। सो हमने कहा स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स होती है आपकी क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब जब यहाँ पे ये वर्ड बार बार आ रहा है डेटा, तो सबसे पहले इसी को समझा जाए। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? डेटा आपका होता है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जो दी गई है उनका कलेक्शन कह दीजिए, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेट की जगह आप कलेक्शन भी कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या ये कह दीजिए आप लोग कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। भाई क्लास में आपको बच्चों के किसी टेस्ट में आने वाले मार्क्स पता थे, यानी आपको क्या पता थे?
उनके फैक्ट्स पता थे, या हर बच्चे की पसंद नापसंद पता थी कि उसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट उसे बेकार लगता है, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें वो कहाँ पर खड़ा है, जो सब्जेक्ट बेकार है उसमें वो कहाँ पर खड़ा है। तो डेटा क्या होता है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन, आंकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए, या फैक्ट्स जितने भी तथ्य हैं उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए। विशाल 6 बजे बंद कर देंगे बेटा क्लास को, ठीक है। चलिए, सो अब हमने कहा हमें मैम स्टैटिस्टिक्स भी पता चल गई, हमें स्टैटिस्टिक्स में आने वाली जो टर्मोलॉजी है, कौन सी टर्मोलॉजी, डेटा, वो भी पता चल गया। तो अब हमारे पास आता है, क्या आता है कि मैम ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना डेटा, ये डेटा कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि एनडीए में स्टैटिस्टिक्स का वेटेज आपने एनालाइज किया होगा, लगभग 8 to 12 क्वेश्चंस का होता है। और 8 to 12 क्वेश्चंस के अंदर अगर देखा जाए तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, और ये थ्योरेटिकल यहीं से तैयार होता है। दीपक कह रहा है अलजेब्रा में अभी लॉगरिथम एंड बाइनरी नंबर रह गए हैं, बेटा उन्हें भी करवा दिए जाएंगे, आप तसल्ली रखिए। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि बाइनरी नंबर की वजह से आपका कोई टॉपिक छूट जाए, या लॉगरिथम की वजह से कोई आपको क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जहां तक जरूरत पड़ती है वो हम करा देते हैं। ठीक है, चलें भाई आगे। सो डेटा कितनी तरह का होता है? यस कृष्णवीर, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इससे। मैम जो डेटा होता है वो होता है 2 तरह का, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े, और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा, गौण आंकड़े। हिंदी बोल रही हूं, लिख नहीं रही हूं। डेटा इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी डेटा प्राथमिक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा गौण आंकड़े। क्या है? प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी। अब प्राइमरी कौन सा वाला डेटा है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है मैडम जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, या जो ऑब्जर्वर होता है, या जो प्रेक्षक होता है, जो उस पूरे के पूरे सेट को कर रहा है, एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर अपने आप कलेक्ट करता है डेटा। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डेटा हिमसेल्फ, खुद वो डेटा को इकट्ठा कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? आपका प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है आपका डेटा को, कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस, कहां से कलेक्ट कर रहा है? दूसरे कहीं से, तो उसे आप लोग क्या कहा जाता है? सेकेंडरी डेटा। कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आया तो समझिएगा कि आपका सपोज आप इस क्लास के बच्चे हो एनडीए वाले, और आपको मैंने एक काम दिया कि बच्चों आप लोग ना कल घर से एनडीए पेपर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 3 इयर्स के पेपर का आप एक चार्ट बना के लाएंगे। क्या कहा कि मैंने कहा आप सभी लोग जिसको भी एनडीए निकालना है, कल घर से पिछले एनडीए के 3 पेपर जो हुए हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अब कुछ बच्चे क्या हैं, वो पिछले 3 ईयर पेपर डाउनलोड करेंगे यूपीएससी साइट से, खुद एक एक क्वेश्चन पहले मार्क करेंगे, ये अलजेब्रा से, ये ट्रिग्नो से, ये वेक्टर से, ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से, ये प्रोबेबिलिटी से है। तो उन्होंने तो वो डेटा खुद कलेक्ट करा, वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी डेटा। उन बच्चों के लिए क्या कहलाएगा वो डेटा? प्राइमरी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये काम नहीं करेंगे, वो जाएंगे गूगल बाबा की जय हो, गूगल बाबा पे गए एंड वेटेज ऑफ द टॉपिक्स इन द लास्ट पेपर, या किसी किताब के फ्रंट पेज में जो दिया रहता है वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या वहां से नोट करके मुझे दिखा देंगे मैम लो जी कर दिया। सो उनके लिए वो डेटा कैसा है? सेकेंडरी डेटा। समझ में आया? किसे कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी डेटा जहां पर आप खुद उस एक्सपेरिमेंट को कवर करते हैं, सेकेंडरी डेटा जहां पर आप खुद कवर नहीं कर रहे हैं, किसी अदर सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नहीं विशाल बेटा मैं टाइम इससे पहले शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी, सॉरी बच्चे, आप कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लिया करो। इतना क्लियर सभी को डेटा के बारे में? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अब प्राइमरी जो आपका डेटा होता है, इस प्राइमरी डेटा का बेस्ट सोर्स क्या होता है इकट्ठा करने का, और इस सेकेंडरी डेटा का बेस्ट सोर्स क्या है इकट्ठा करने का? कोई मुझे बता सकता है प्राइमरी डेटा का बेस्ट सोर्स क्या है इकट्ठा करने का? एनडीए एग्जाम में थ्योरेटिकल आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा? सो प्राइमरी डेटा का बेस्ट सोर्स होता है मैम प्रश्नावली,
क्या होता है? प्रश्नावली, जिसे आप लोग कहते हैं क्वेश्चनेयर। क्या बोलते हैं जिसे आप लोग? क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली। ठीक है, क्वेश्चनेयर्स, प्रश्नावली। क्या होता है इस क्वेश्चनेयर्स में? आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा बच्चे लोगों? आपके जैसे जाते हो कहीं भी, एक शीट आ जाती है, उस शीट में क्वेश्चन लिखा होता है, उसके 4 सॉल्यूशन होते हैं, आपको टिक करना होता है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, उसके 4-4 ऑप्शन दे दिए, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग उस पर टिक करेगा, उससे क्या कहते हैं? क्वेश्चनेयर्स। और आपका सेकेंडरी डेटा, कि आपने न्यूज़पेपर्स से डेटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, या आपने मैगजीन्स से डेटा इकट्ठा कर लिया, या आपने किसी ऑफिशियल साइट से कोई डेटा इकट्ठा कर लिया, तो वो क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी डेटा। क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, वेरी गुड पीयूष शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है बच्चे, तो यहां तक बता दो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्राइमरी डेटा का भी हमने कर लिया सोर्स, और सेकेंडरी डेटा का भी हमने सोर्स कर लिया। ठीक है, आगे चलो, डेटा अगर क्लियर हो गया तो चलिए। मैम आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आने वाला डेटा बता दिया, आपने हमें उस डेटा की टाइप्स बता दिए। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइए कि डेटा प्राइमरी है और सेकेंडरी है, इस डेटा का क्लासिफिकेशन बताइए, कैसे कैसे ये क्लासिफाइड होता है। क्या कहा? क्लासिफिकेशन बताइए, ये कैसे कैसे क्लासिफाइड होता है। सो अगर हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाइड, वर्गीकृत करते हैं, सो ये 2 कैटेगरी का होता है। एक तो होता है आपके पास बच्चे कैसा? अनग्रुप्ड डेटा। कैसा होता है? अनग्रुप्ड डेटा, असमूहीकृत। और एक होता है आपका ग्रुप्ड डेटा। क्या कहा? ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, एक क्या है आपका? अनग्रुप्ड, असमूहीकृत। क्या? असमूहीकृत। और एक क्या होता है? ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, चलें आगे की तरफ। अब ये अनग्रुप्ड डेटा क्या है या ग्रुप डेटा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अनग्रुप्ड डेटा, असमूहीकृत, जिसे हम कह रहे हैं कि आपकी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर सपोज कर लीजिए आपके 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इन 20 स्टूडेंट्स का आपने एक टेस्ट लिया, कितने नंबर का? 50 मार्क्स का। क्या लिया? एक क्लास में 20 बच्चे हैं और इन 20 बच्चों के 50 मार्क्स का एक टेस्ट लिया। सपोज किसी बच्चे के मार्क्स 14 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 24, किसी के 36 है, किसी के 18, किसी के 22, और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही लिखते चले जाओ, 20 के 20। तो ये कैसा डेटा है बच्चे? दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। कैसा डेटा है ये? अनग्रुप्ड डेटा, क्योंकि इसको आपने जस्ट ऐसे ही लिख दिया। सो क्लियर है? अनग्रुप्ड डेटा, असमूहीकृत आंकड़े, असमूहीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डेटा किसे कहते हैं? क्लियर है कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे थे उन सबके मार्क्स आपने कैसे लिख दिए? रैंडमली, बिना ग्रुप बनाए। तो इसको क्या कहा जाता है? आपका अनग्रुप्ड डेटा, असमूहीकृत। ठीक है, लेकिन वहीं पर आपने कहा नहीं मैम ऐसे मजा सा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ना इसको ढंग से लिखो। कैसे लिखो ढंग से? कि मैम आपने कहा, क्या कहा? 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं? पता करो। 11 से, या 0 से 10 आगे ही लिख लो। 10 से 20 के बीच में कितनों के नंबर हैं? 20 से 30 तक कितनों के नंबर हैं? 30 से 40 कितनों के नंबर हैं? और 40 से 50 कितनों के नंबर हैं? मान लीजिए 0 से 10 के बीच में केवल 2 बच्चों के मार्क्स हैं। 10 से 20 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स हैं। 20 से 30 के बीच में लगभग आप ये मान के चलना 9 बच्चों के मार्क्स हैं। 30 से 40 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स हैं। 9 2 11 और 2 13, 13 और 5 18, और यहां भी 2 बच्चों के मार्क्स। तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप्ड डेटा। क्या बोला जाता है बच्चे? इसे ग्रुप्ड डेटा। सो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्लियर है? जल्दी से यस और नो में जवाब दीजिए भाई। विशाल उपाध्याय, कृष्णवीर, जिन भी बच्चों को कुछ भी और पूछना है प्लीज फोन करके आप लोग पूछ लिया करो। यहाँ पे हम लोग शिद्दत से पढ़ाती हूं मैं, मुझे नहीं पता औरों का, लेकिन मुझे अपना पता है, पूरी शिद्दत से पढ़ा रही हूं मैं। सो उम्मीद करती हूं आप लोग भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ो ताकि रिजल्ट बने। ऑनलाइन में आके नो फालतू बकवास आई यूज टू डू इन दिस क्लास, ठीक है?
और मुझे पता है एनडीए के लिए क्या क्वालिटी मैं आपको दे रही हूं। तो प्लीज आप लोग पढ़िए, प्लीज आप लोग पढ़िए, फालतू में यहां मत बोलिए, ठीक है। चले, अनग्रुप्ड डेटा क्या था, जहां पर क्लास के बच्चों के मार्क्स एज इट इज लिख दिए, और ग्रुप्ड डेटा कहां है, जहां पर हमने इस तरह से उन्हें बांट दिया, ग्रुप कर दिया। तो अब जब हमने इसे ग्रुप्ड करा, यहाँ पे दो टर्मोलॉजी आ गई। मैम ये जो आपने कहा है ना 0 से 10, 10 से 20, इनको कहा जाता है क्लास इंटरवल्स, वर्ग अंतराल। क्या बोला जाता है इनको? क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। क्या बोला जाता है बच्चे इसको? क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। और ये जो आ रहे हैं कितने बच्चे हैं, इनको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ठीक है। तो अब यहां से सुनिए क्वेश्चन क्या उठता है। मैम डेटा दो तरह का था, डेटा का रिप्रेजेंटेशन ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड हो गया। अब जो ग्रुप्ड वाला है वो भी दो तरह का है। क्या कहा? जो ग्रुप्ड वाला है वो भी दो तरह का है। कौन कौन सा है देखिएगा जरा, आ जाइए यहीं पर। पूरे अगर आप नोट्स बनाएंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि मैम आपने तो बढ़िया मजेदार कर दिया हमारा स्टैटिस्टिक्स जो अभी तक हमें दिक्कत था। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक आता है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस, स्पेलिंग मिस्टेक, डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर दोनों में ही अगर देखा जाए तो डिफरेंस किस चीज का है? एक जगह कॉन्टिन्यूअस है और एक जगह डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या है? कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है? विशाल गूगल कर लेना, नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मेरा नहीं मिलेगा तो मयंक सर का नंबर मिलेगा, आप उससे बात कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे से तो ज्यादा ही जानते हैं मयंक सर, खैर ठीक है। तो आप उनसे भी बात कर सकते हो अगर मैं नहीं मिल पाऊं आपको फोन पे। तो बच्चों ने कहा कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार, डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है बीच बीच में तोड़ के। सो मैम देखिएगा जरा, अगर आप कहीं पर कह रहे हैं मैम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से आपका 30 है, 30 से 40 है, 40 से आपका 50 है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कहीं पर 3, कहीं पर 5, फिर कहीं पर 2, कहीं पर 8, कहीं पर 6। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि क्लास इंटरवल देखो कॉन्टिन्यूअस, हर क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट उससे अगली की सेम है, लगातार चल रहा है। लेकिन इसी में आप कर दो क्या, क्लास इंटरवल 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 to 40, 41 to 50, और फ्रीक्वेंसीज आप ले लो यही 3, 5, 2, 8, 6। तो यहां पर फटाक से देखो जरा, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? यस और नो में जवाब दीजिए, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? नहीं। तो ये कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये? डिसकॉन्टिन्यूअस। शिवेंद्र संग्राम में मेरी क्लास आज या कल से शुरू होनी है, वो शेड्यूल में पता चल जाएगा, मैं खुद आके यहाँ अनाउंस कर दूंगी, ठीक है। एयरफोर्स का कट ऑफ कितना जा सकता है? मेरे हिसाब से एयरफोर्स का कट ऑफ कहीं ना कहीं पिछली बार की तरह ही जाएगा, 47 to 50 के बीच में ही जाएगा। क्लियर है? एक्स ग्रुप का न्यू बैच बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे। और थैंक यू प्रशांत यादव। तो आप लोगों ने शेयरिंग जरूर करते जानी है। और अब अगर सारी बातें खत्म हो गई हो तो अपने टॉपिक पर लौट के आ जाओ और बोल दो यस मैम, स्टार्ट करिए नेक्स्ट। सो कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो गया। कॉन्टिन्यूअस में क्या दिख रहा है? हर क्लास की अपर लिमिट उससे अगली क्लास की लोअर लिमिट है ना। और डिसकॉन्टिन्यूअस में लोअर और अपर में क्या चल रहा है? डिफरेंस चल रहा है।
अब देखो हमारे यहाँ मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में जितनी भी कैलकुलेशन है, चाहे आपको मीन निकालना हो, चाहे आपको मॉड निकालना हो, चाहे आपको मीडियन निकालना हो, या आगे चल के रेंज निकाल रहे हो, वेरिएंस निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, कोरिलेशन निकाल रहे हो, कुछ भी चीज निकाल रहे हो, एवरी कैलकुलेशन इज डन ऑन द कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सब कुछ किस पर होता है? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। यानी कि कहीं पर भी अगर आपको डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो इस डिसकॉन्टिन्यूअस को चेंज करना पड़ेगा आपको। किसमें बच्चे? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। और चेंज कैसे करेंगे? उसके लिए आपका एक मेथड आता है एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या आता है? एडजस्टमेंट फैक्टर। क्लियर? डिसकॉन्टिन्यूअस पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। चिराग एनडीए बैच, ऑफलाइन बैच की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है। ठीक है? क्या करते हैं, अगर आपका कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे मैम? उसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। और ये एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है तो इसी पर मैं यहां करके दिखाती हूं कैसे निकलता है। देखना जरा, जो आपका ये एडजस्टमेंट फैक्टर है कैसे निकलता है बच्चे? ये एडजस्टमेंट फैक्टर ये निकलता है आपका लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास। किसी भी क्लास की लोअर लिमिट लीजिए, उसमें से माइनस करिए। क्या माइनस करिए? उसमें से अपर लिमिट। क्या माइनस करिए? अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। उससे पहली वाली क्लास की अपर लिमिट माइनस करिए एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। क्या कहा? किसी भी क्लास की लोअर लिमिट उठा लीजिए, किसी भी क्लास की, और क्या करते हैं, उससे पहली वाली क्लास की लोअर लिमिट को माइनस करिए। ये एडजस्टमेंट फैक्टर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? एडजस्टमेंट फैक्टर। जैसे कि यहां इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा? लोअर लिमिट 21, उससे अपर यानी 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 0.5 आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर। अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या करना है बच्चे? इस एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या करना है मैम? ट्रू जो सही लोअर लिमिट आएगी, सही वाली जो लोअर लिमिट आएगी उसमें क्या करिए? लोअर लिमिट में क्या करिए? माइनस कर दीजिए इस एडजस्टमेंट फैक्टर को। और जो सही वाली आपकी अपर लिमिट आ रही है उसके लिए क्या करेंगे मैम? जो आपकी अपर लिमिट है ना, उस अपर लिमिट में प्लस कर दीजिए एडजस्टमेंट फैक्टर को। क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? ये सारी चीजें वो हैं जो ना बच्चा पैसे देके भी जब पढ़ता है तो वहां पढ़ाई नहीं जाती है। निकेत वर्मा, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अगर आप एनडीए के लिए जा रहे हो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? थोड़ा सा एडजस्ट, कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अपनी जो भी बुक ले रहे हो उसमें हिंदी टर्म्स देख लेना, यहाँ मैं इंग्लिश में ही समझा देती हूँ। तो देखो जरा इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया। अगर इसको थोड़ा मिनिमाइज, ओहो ज्यादा मिनिमाइज हो गया है, क्या हो रहा है? ज्यादा मिनिमाइज हो रहा है या थोड़ा? चलो, तो इस हिसाब से ये जो डेटा है ना मैम ये चेंज हो गया। देखना बच्चे, 1 में से मैं अलग कलर ले लेती हूँ। 1 में से 0.5 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा? ये 0.5 से 10.5। इधर 11.5 से कितना माइनस ऐड 20.5, इधर 10.5। लोअर में से तो माइनस करना है और अपर में जोड़ना है। माइनस कर दो 10.5 कहाँ? 20.5। और करो 20.5 से 30.5, आगे 30.5 से 40.5, और आगे 40.5 से 50.5। सो अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। क्या आ गया? ये कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, गॉट इट? तो फटाफट से यहां तक जय हिंद लिख दीजिएगा। गॉट इट? तो फटाफट से यहां तक जय हिंद लिख दीजिएगा। ओके, ओके उपाध्याय बेटा, ओके यहां तक क्लियर है तो जल्दी से लिखो ताकि हम आगे की तरफ बढ़े। क्या करें? हम आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया ना क्लियर? ओके,
तो चलिए भाई, यहां तक हमने पूरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ पढ़ लिया। अब आपके यहां पर आता है, आपके यहां पर दो टर्मोलॉजीज आती हैं। पहली टर्मोलॉजी आती है आपके पास, क्या, सुनिएगा जरा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई भी का मतलब जब हम लोग बात करते हैं तो ये दिमाग में होना चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूस के लिए ही पूछेगा, डिसकॉन्टिन्यूस के लिए वो कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि अगर डिसकॉन्टिन्यूस है भी तो उसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो इसने कहा आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर वो आपसे क्लास साइज पूछेगा या आपसे पूछेगा क्लास मार्क। दो ये चीजें टर्म आपको पता होनी चाहिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज क्लास साइज? संजू सैनी क्या कह रहा है, मैम मेरे एयरफोर्स में 61 बन रहे हैं, कहां से शुरू करूं? बहुत अच्छी बात है, अगर 61 आपके करेक्ट है तो सिलेक्शन तो आ जाएगा, लेकिन तैयारी रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट करना। तब तक अपना करंट अफेयर न्यूज वगैरह पढ़ते रहो, थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो अगर इंग्लिश नहीं आती है तो, ठीक है। परमजीत क्या कह रहा है, मैम डेटा 50 तक ही सजाना है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। नहीं बेटा, ये 50 तक तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम में उसकी मर्जी है, वो क्या पता 5-5 के गैप पर कुछ कम दे दे, 20-20 के गैप पर ज्यादा दे दे, वो तो मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको बोर्ड पे 50 तक लिया है, ठीक है बेटा। चलिए, क्लास साइज क्या होता है मैम? क्लास साइज होता है विड्थ, किसकी विड्थ? आपकी क्लास इंटरवल की। किसकी विड्थ? आपकी क्लास इंटरवल की, यानी कि जो आपकी अपर लिमिट आ रही थी किसी भी क्लास इंटरवल की, उसमें से उसकी लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, तो दैट इज द क्लास साइज। जैसे अभी पीछे आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था, 1 to 10 है ना, ये 0 to 10, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो कितने कितने का गैप चल रहा है, 10-10 का गैप चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लास साइज। क्या होती है क्लास साइज? क्लास साइज होती है कि विड्थ कितनी है। आप याद करो 9th या 10th क्लास में आप लोगों को स्कूल में ना वो ग्राफ कॉपी दिलवाई जाती है हरे हरे खानों की, पढ़िए, ऐसी कुछ ग्राफ कॉपी दिलवाई जाती है, सभी स्कूल्स में दिलवाई जाती है। वो छोटे छोटे 5-5 खानों को आप एक खाना मानते हो, फिर एक मानते हो, फिर एक मानते हो, तब उस पर ड्रॉ करना शुरू करते हो, यस और नो? तो वो चीज आपकी क्या है? क्लास साइज। जो छोटे छोटे 5 को गिन के एक खाना मानते हो। करा होगा ना ये काम सभी ने? चलो भाई, अब बात आती है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं? क्लास मार्क्स होते हैं जो भी आपकी अपर लिमिट है, जो भी आपकी अपर लिमिट है और जो आपकी लोअर लिमिट है, उनका आप एक एवरेज ले लीजिए, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? क्लास मार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अब फिर ये मत कहना 50 तक ही होगा, मैं ले रही हूँ 50 तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे दी 12, 2, 8, इधर 13, इधर कुछ दे दी 7। तो यहाँ पर अगर हम क्लास साइज पूछें, जल्दी बताओ बच्चे क्लास साइज कितना है, फटाफट से बोलो सभी लोग, क्लास साइज कितना आ रहा है यहाँ पर? YouTube पर एयरफोर्स की न्यू बैच कब से आएगी? SNT ऑनलाइन। बेटा जब भी आएगी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको, अभी तो नहीं है फिलहाल। कहां से आते हैं ये लोग पता नहीं। क्लास साइज इज 10। क्या है क्लास साइज? 10। हर एक का गैप देख लीजिए 10 आ रहा है। और अगर आपसे यहाँ पे क्लास मार्क्स पूछे जाएं तो मैम क्लास मार्क्स तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का एवरेज था, यानी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक कॉलम बनाते थे वहां पर x का, लोअर और अपर लिमिट का हाफ, तो कितना आ जाएगा? 5, कितना? 15, इधर 25, इधर 35 और ये 45। याद आया? कुछ कुछ रिकॉल हुआ? यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड दी क्या आपके पास? क्लास मार्क्स, ठीक है। अब इतना जो मैंने पढ़ाया है ना आज, इतना जो भी ये पढ़ाया है,
इस पर आपके एनडीए एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डाटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी डाटा पूछेगा। सेकेंड आपसे पूछ लेगा क्लास इंटरवल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, एग्जॉस्टिव होने चाहिए। विड्थ क्लास इंटरवल्स की हमेशा इक्वल होती है या अलग अलग भी हो सकती है। तो ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी आपको, ठीक है। कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चन भी यहां पर कवर हो जाए। तो अब बढ़ेंगे हम लोग आगे आज का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक MEASURES, मेजर्स ऑफ CENTRAL, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स का मतलब सब बच्चों को पता है, मेजर करना, मापना, सेंट्रल बीच का, और टेंडेंसी कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, किस तरफ वो टेंड कर रहा है। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, MOCT, किसे कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? कोई बताएगा? रजनीश कह रहा है मैडम कि आपको बस केवल इंग्लिश में ही पढ़ाना आता है। अगर रजनीश ये वाली बात है ना बच्चे, तो आप प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस जो पढ़ी हैं उनसे जाकर पढ़ लो। अदरवाइज नहीं तो जब एयरफोर्स का स्टार्ट करेंगे तब आप देख लेना इंग्लिश या हिंदी किस में आता है। एक्चुअल में होता क्या है, ऑनलाइन में सबसे ज्यादा बवंडर है ही ये कि जहां बच्चों को एक एग्जाम के हिसाब से तैयार किया जाए, बच्चा वहां के लिए रेडी ही नहीं होता है। सपना है एनडीए निकालना है, हिंदी में भी तो पेपर आता है मैम, एक्सक्यूजेस बहुत सारे बच्चे देते हैं, बिल्कुल हिंदी में पेपर आता है, लेकिन उस पेपर को हिंदी में अटेम्प्ट करने का क्या फायदा है जब आपको पता है एसएसबी में जाकर हिंदी वालों के लिए परेशानी हो जाएगी। क्योंकि एसएसबी में बोला जाता है इंग्लिश इज द प्रेफर्ड लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी ऐसी आनी चाहिए कि सामने वाले की बात समझ जाओ और अपनी बात को समझा दो। और कोई ये चमत्कार तो है नहीं कि मैं 3 महीने का 4 महीने का स्पीकिंग बैच ज्वाइन करूंगा और वहां से मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा। नहीं, अंग्रेजी तभी आएगी जब उसे अपने डेली रूटीन में लाओगे। और यहां तुम्हें तो जो टर्म्स हैं उसके साथ हिंदी भी बताते हुए चल रहे हैं। प्लीज अगर आप हिंदी पे फोकस कर रहे हैं तो एयरफोर्स बैच में आइएगा, लेकिन अगर आप एनडीए जा रहे हैं तो बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी हो इंग्लिश करनी ही पड़ेगी। बिना इंग्लिश के कुछ फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। एम आई राइट? अगर एग्री हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्योरली डेडिकेटेड फॉर एनडीए। एनडीए के लिए इंग्लिश में आपको जाना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, ठीक है। हिंदी में टर्म बता रहे हैं लेकिन इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा। खैर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमने कहा मेजर का मतलब था मापना, सेंट्रल मतलब बीच का मतलब होता है केंद्र, और टेंडेंसी किस तरफ जा रहा है, प्रवृत्ति। तो हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? ये एक कन्वीनियंट वे होता है। क्या होता है? एक कन्वीनियंट वे। कन्वीनियंट क्या कहते हैं? कन्वीनियंट कहते हैं आसान। कन्वीनियंट वे होता है ऑफ डिस्क्राइबिंग द डेटा। कन्वीनियंट वे होता है ऑफ डिस्क्राइबिंग द डेटा। जो भी आपके पास आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या इंटरप्रिटेशन। कन्वीनियंट वे तरीका, कन्वीनियंट आसान। सबसे आसान तरीका होता है किन्हीं भी डेटा को, आंकड़ों को डिस्क्राइब करने का बाय अ सिंगल नंबर, केवल एक संख्या के द्वारा। बाय अ सिंगल नंबर, केवल एक संख्या के द्वारा उन आंकड़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। बाय अ सिंगल नंबर दैट डिस्क्राइब्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। जो भी आपको ग्रुप दिया गया उस ग्रुप का आपने कुछ भी एक सिंगल डिजिट नंबर निकाल दिया और वहां से उस ग्रुप के बारे में बता दिया कि वो ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बेकार परफॉर्म कर रहा है। ठीक है सुनील बेटा जी, जय हिंद। बिल्कुल आपको भी जय हिंद, सभी को जय हिंद। अब ये कमेंट करना थोड़ा बंद करो, पढ़ने पर फोकस करो। सो क्या कहा आपका? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। कन्वीनियंट वे, सबसे आसान तरीका होता है किसी भी डेटा को
इंटरप्रिटेट करने का बाय सिंगल नंबर, किसी एक सिंपल नंबर के थ्रू उस ग्रुप की परफॉर्मेंस पता चलती है। सपोज करो आपके स्कूल में ना ये 12th क्लास के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में भी 50 बच्चे हैं, ठीक है, और सेक्शन बी में भी आपके यहाँ पर 50 बच्चे हैं। और आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि इन दोनों ही सेक्शन का एक टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, दोनों ही सेक्शन का टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, और उसमें जो सेक्शन ए है उनके एवरेज मार्क्स तो आ रहे हैं 44, सेक्शन बी वालों का एवरेज जो आ रहा है वो 39। तो बताओ कौन सा सेक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेक्शन ए या सेक्शन बी? जल्दी बोलो कौन सा सेक्शन अच्छे परफॉर्म कर रहा है, सेक्शन ए या सेक्शन बी? ये देखो सबने आंसर देना शुरू कर दिया कि मैम ऑब्वियसली सेक्शन ए परफॉर्म कर रहा है। तो आपने क्या कहा, परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप थे ना, उनकी परफॉर्मेंस बताई कौन अच्छा है बाय सिंगल नंबर। ये सिंगल नंबर ही तो था एवरेज, और ये एवरेज क्या है, उसका सेंट्रल है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी इज द कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द डेटा बाय अ सिंगल नंबर। ठीक है, अजय कह रहे हैं मैम मैं आज से यहाँ से एनडीए के शुरू कर सकता हूँ। पहले आपने कितना पढ़ा दिया है? बेटा अगर आज से पढ़ रहे हो तो पहले का भूल जाओ, क्योंकि जो पहले पढ़ा चुके हैं वो फिर रिकॉल हो जाएगा, साइक्लिक पैटर्न चलता रहेगा, पेपर वैसे भी डिले हो गया है। ठीक है, हाँ अच्छा जी, अच्छा गौतम कुमार चलो कोई बात नहीं, चलो आगे की तरफ बेटा जी। सेंट्रल टेंडेंसी तो ठीक है मैम, सेंट्रल टेंडेंसी तो समझ में आ गई क्या है। अब सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजरमेंट है ना, आपका क्या कहा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी MOCT, इसके लिए हमारे यहाँ पर 5 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम ग्रुप की परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला तो आता है आपका अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, या इसको हम लोग केवल मीन भी कह देते हैं, माध्य, या इसको जर्नल लैंग्वेज में अगर बच्चों को समझाएं तो एवरेज कहा जाता है, औसत। क्या बोला जाता है इसको? एवरेज, औसत। सेकंड आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। थर्ड आता है आपका इसके अंदर हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। देन आता है आपका मीडियन, माध्य का, और फिर उसके बाद आता है मॉड यानी कि बहुलक। सो 5 आपके मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। अब कुछ धनुर्धर विद्यार्थी यहां पर, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो थे, जैसे ही मैंने सेंट्रल टेंडेंसी लिखा था वो बताने लगे रेंज भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने पढ़ रखा है रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होते, ये होते हैं डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, ध्यान रखना। बहुत सारी जो छोटी मोटी किताबें हैं उनमें भी ये गलत दिया है, बहुत सारे पढ़ाने वाले भी गलत पढ़ाते हैं। ये डिस्पर्जन होता है, रेंज कभी भी यहां नहीं होता। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर केवल 3 ही बातें आती हैं, या तो मीन आएगा, या मीडियन आएगा, या मॉड आएगा। और अगर मीन में बात करें तो मीन 3 तरह का होता है, तब जाके ये आपके 5 हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? तब जाके ये आपके 5। इतना क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सत्यंशु सिंह, डिफेंस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, परेशान मत होइए, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। चलो भाई, तो स्टार्ट करें अपना मीन, करें शुरुआत बच्चे लोगों मीन की। कोई बात नहीं रजनीश, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब हमने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तब हमें भी हुआ था, क्योंकि हम खुद यूपी बोर्ड से थे, हिंदी मीडियम से थे, लेकिन जब डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में बैठे तो समझ में आया कि हर जगह इंग्लिश की ही लैंग्वेज आसान होती है, हिंदी में थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है, आप हिंदी की टर्मिनोलॉजी साइड में लिखते चलो जो मैं बता रही हूँ, लेकिन कोशिश करो कि बेस को इंग्लिश लेके चलो। चले भाई, किसकी बात करेंगे? मीन की, या जिसे आप कहते हो माध्य, या जिसे आप कहते हो एवरेज, औसत, या इसको आप बोलते हो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य बोले या सिंपल मीन बोले, दोनों में याद रखना मीन ही चल रहा है।
मीन क्या होता है सुनिए, अगर आपको कहीं पर अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है, कैसा डेटा दिया गया है बेटा, अनग्रुप्ड डेटा, असमूहीकृत। असमूहीकृत क्या था मैम, क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना सबके मार्क्स ऐसे हमने लिख दिए, ये आ रहे हैं, और उस समय वो आपसे मीन पूछ रहा है x बार, तो क्या होगा, जितने भी हैं उन सबका क्या कर दीजिए एडिशन और डिवाइडेड बाय n। क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल कितने प्रेक्षण आपके पास थे। ठीक है, सो उसको आप लोग क्या कहते हो बच्चे, उसको आप लोग कहते हो मीन। क्या बोलते हो उसे, मीन, औसत यानी कि मध्य, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये देखो एक और आए धनुर्धर, कौन से धनुर्धर, वैसे ये तो रेगुलर रहता है बच्चा। विल इट अफेक्ट यू सोल्जर, इसने आगे की बात दे दी रिलेशन। बेटा बताऊंगी वो कहाँ यूज होता है, अभी थोड़ा सा उसको स्किप कर दो। ठीक है, अभी यहां पढ़ लेते हैं। नवदीप कह रहा है मैम नॉन मैथ्स वालों के लिए कुछ टिप्स। नॉन मैथ्स वालों के लिए टिप केवल इतना है, अगर मैथ्स वाला स्टूडेंट 1 घंटे पढ़ रहा है तो नॉन मैथ्स वाले को 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा और 1 घंटे का रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय मीन, मीन होता है मैम जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको जोड़ दिया जाए और उन सभी को डिवाइड कर दिया जाए कितने वो थे। तो अगर हमसे एक एग्जाम्पल कहा गया क्या कि आप मीन बताइए ऑफ फर्स्ट, मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, शुरुआती 20 प्राकृतिक संख्याओं का मीन, औसत, एवरेज, माध्य बताइए। सो लेट मी सी कौन देगा सबसे पहले, लेट मी सी कौन देगा सबसे पहले, डी के गुप्ता ऑफिशियल ने कहा 21 आंसर, वेरी गुड यार। अजय कुमार कह रहा है 190, नहीं बेटा 190 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। राधा स्वामी कह रहे हैं 10.5। सुनिए मैम आपने कहा शुरुआती 20 नेचुरल नंबर्स, यानी आपने इन सब 20 को जोड़ देना है अपॉन में 20। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, ये एपी है, एपी के अंदर सिग्मा एन, एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। सो 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 हो जाएगा। जल्दी से देख के बताइए, अपॉन में 20, यस। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मैम 21। तो बच्चे ने सबसे पहले जो आंसर दिया था वो सही था। क्या है आंसर, 21। क्या है बच्चे आंसर, नहीं मैडम, नहीं मैडम, एन एन प्लस 1/2, 2 भी तो आएगा। हाँ, सो बीच का नंबर क्या बैठेगा 10.5, क्या बैठेगा 10.5, एन एन प्लस 1/2 अपॉन 20, 10.5 बिल्कुल, 21 नहीं। हाँ शिवम लिख दिया बेटा 10.5। राजवीर का स्वर्ण बेटा एक रुपया अभी 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे, बता देंगे। ठीक है, 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे, बता देंगे। आई एम यूपी बोर्ड बट हम आर डी शर्मा लगाता हूँ, बहुत बढ़िया बात यार, आर डी शर्मा लगाते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जल्दी बोलो, ये क्लियर है ना। मीन, मीन क्या है, सभी को जोड़ दो और डिवाइड कर दो टोटल कितने थे, वो आपका क्या हो जाता है मीन। सो मैम ये तो आया अनग्रुप्ड डेटा, किसके लिए आया ये अनग्रुप्ड डेटा, अगर आपने नोट कर लिया है। मैम अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा आ जाए तो क्या करेंगे, क्या कहा, अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा आ जाए तो क्या करेंगे, ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा क्या था, जहां पे क्लास इंटरवल्स थे और आपकी फ्रीक्वेंसीज थी कि सपोज 0 से 10, 10 से 20 डैश डैश, फ्रीक्वेंसी F1 F2 इस तरह से चलती जा रही है। उस समय क्या किया जाएगा, वंशराज अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो तो हमारा जो एनडीए होता है उसके अंदर आरवी में 2.5 तक का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, उससे ऊपर है तो नहीं होगा। तो देखिए मैन ग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले ना आपको यहाँ x निकालना पड़ेगा। x क्या था, x आपके पास क्लास मार्क्स थे, क्या थे x आपके पास क्लास मार्क्स, और उसके बाद मीन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। क्या है, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। क्या है बच्चे, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। चलूं क्या, चलूं क्या बच्चे,
फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देते हैं, आपके पास x वेरिएबल की वैल्यू दे दी 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसीज भी आपको मैंने दे दी क्या, x फ्रीक्वेंसीज भी मैंने आपको दे दी 4 20 40 40 और 4, और आपसे पूछा इसका मीन मुझे बताइए कितना है। कम ऑन लेट मी सी, कितने बच्चे देंगे इसका आंसर, जल्दी से कितने बच्चे इसका आंसर देंगे फटाफट से। संडे वाला सेशन लगाएंगे बच्चे, लगाएंगे यार, एक आधा संडे हमारे लिए भी छोड़ दिया करो, शुरू कर देंगे दोबारा से। दीपक ठाकुर ने फिर लिखा है अलजेब्रा में लॉगरिथम और बाइनरी रह गया। बेटा मैं भूली नहीं हूं, जब गारंटी ली है पूरे सिलेबस की तो ऐसे कैसे मान लेते हो कि मैडम भूल जाएंगी। मैडम नहीं भूली है, बस मैडम को समय लग सकता है आगे पीछे कराने में, चैप्टर सारे होंगे, ठीक है। मैम आपने क्या कहा, सिग्मा एफ एक्स, क्या कहा, सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स तो निकालो, ये 0 है, इधर 20 है, इधर आपका 80 हो गया भाई, ये इसके साथ ये इधर आगे पीछे हो गए कोई, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, चलो इसे हटा दो। तो ये यहाँ पर आपके पास हो गया 0 20 80 120, और इधर हो गया 4 4 16, ठीक है। आपका क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 0 + 20 + 80 + 120 + 16 अपॉन में सिग्मा एफ 4 + 20 + 40 + 40 + 4, तो कितना आ गया ऊपर, ये हो गया 220 236, राइट, और नीचे 80 100 108। कैलकुलेशन कर लेना जो भी है, मुझे केवल तरीका समझाना था इसलिए तरीका समझाया है। कितने लोगों का आ रहा है ये, कितने लोगों का आ रहा है ये, वेरी गुड प्रकाश, किसका, प्रशांत यादव का आ रहा है, विशाल का भी आ रहा है। 238 238 नहीं बेटा 236 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मीन ग्रुप्ड भी बता दिया, अनग्रुप्ड भी बता दिया। अब इसके कुछ अदर रिजल्ट्स आते हैं, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, या ये कह लीजिए उन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो मैंने पहले ही बोला है, कोई भी बच्चा ये ना बोल दे कल की क्लास में कि अभी ये चैप्टर कितने दिन और चलेगा, कम से कम 3 से 4 दिन ये चैप्टर जाएगा। जैसे आज स्टार्टिंग करिए, कल कोशिश करेंगे मीन मीडियन मॉड की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये पढ़ लें, ग्राफ पढ़ लें। देन थर्ड के लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्पर्जन के लिए, जहां पर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन पढ़ेंगे। एंड देन फोर्थ सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन लाइंस। क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। आपकी अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस चल रही है क्या, नहीं बेटा आज तो नहीं है, कल से चलनी शुरू हो जाएंगी। यस हर्ष 5 पे ही आएंगे, आज डिले हो गया था, वो कारण मैंने आपको बता दिया है कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हुए थे, तो आज काफी दिनों बाद खड़े हुए, 2 घंटे का लेक्चर लिया एक, तो उस चक्कर में आज आंखें खुल नहीं पाई, सो गए थे, ठीक है। वो भी जरूरी है, रेस्ट भी। अब मैं पता चला यहाँ के लेट हो जाऊं और तुमसे कुछ भी एक्सक्यूज दूं तो वो फायदा नहीं है ना, जो है टू बी ऑनेस्ट यार, सो गए थे, नहीं खुल पाई आंख, ठीक है। नितिन क्या कह रहा है, मैम तरुण सैनी, हाँ बेटा तरुण सैनी ऑल इंडिया रैंक 21 है। इंटरव्यू आपने देख लिया होगा, इंडिया 146 कोर्स की जो मेरिट आई है उसमें ऑल इंडिया रैंक 21 आई है तरुण सैनी की। तो आप समझ सकते हो उस बंदे का इंटरव्यू सुनना, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ा, उसका इंटरव्यू जरूर देखिएगा। एयरफोर्स के लिए बैचेस का आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे अपने टाइम पर 5 बजे। टिल देन बाय बाय। एंड नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और पुराने बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख लीजिएगा, और नहीं है तो भी कमेंट जरूर करिएगा, भले ही आप 2 शब्द जय हिंद लिखिएगा, ठीक है, लेकिन कमेंट होने चाहिए। सो बाय बाय। सर
इसलिए कहीं ना कहीं प्लान पार्ट पर